हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ पर्यावरण की क्लास। अगर हम बात करें तो ये रीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो कि रीट का एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 2025 में जनवरी माह में होने के लिए प्रस्तावित है। फॉर्म सब लोग फिलअप कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप लोग सबमिट कर दीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। समय थोड़ा कम मिला है लेकिन रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो रीट के थ्रू लगभग मिला के 84,000 वैकेंसी लगभग में दिखाने के लिए, जो कि कैलेंडर जारी है उसमें दिखा रहा है कि लगभग 84,000 वैकेंसी आसपास रहेगी। तो एक अच्छा खासा आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको रीट पास करना होगा, फिर उसके बाद उसका मेंस होगा। फिर उसको अगर आप पास करते हैं तो जाके आपको नौकरी लग जाएगी। सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम में, बाकी और कुछ नहीं है। तो मौका आपके पास अच्छा खासा है। और इस चैनल पे आपको रीट की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर जो चल रहा है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ मिल सकें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और पर्यावरण की अगर हम बात करें तो 135 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 136 क्वेश्चन से आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, जो कि 150 जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था, किस पे किया था? क्या वो ड्रोसोफिया था, या फिर चूहा पर, या फिर उद्यान मटर पर, या फिर ईस्ट पर? अगर हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ये किस पे अपना जो है कि शोध किया था? तो ये किए थे मटर पे। किस पे? उद्यान मटर पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, अन्य तथ्य को भी देखिएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें दिया गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल उद्यान मटर पर शोध कार्य किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो ये जर्मनी भाषी परिवार से थे। कहाँ से थे? तो जर्मनी भाषा ये बोलते थे इनका पूरा परिवार। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग कर आनुवंशिक के नियम को निर्धारित किया था, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ओके, आइए तो इनके बारे में हो गया। बाकी कुछ चीज़ों को और है अन्य तथ्य के तौर पे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ड्रोसोकिला एक मक्खी है। यह ड्रोसोफिलांडे परिवार से संबंधित है। इसे फ्रूट सिरका, शराब या पोमेस फ्लाई भी कहा जाता है। इसका विशिष्ट लक्षण यह है कि यह पके या सड़े हुए फलों पर रहते हैं। तो इसकी यह विशेषता है। ब्रेड एवं केक बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 137। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कल्पना चावला, बी कह रहा है सुनीता विलियम्स, सी कह रहा है राकेश शर्मा, और डी कह रहा है राजा चेरी। अगर हम बात करते हैं 137 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, राकेश शर्मा। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो विश्व के 148वें अंतरिक्ष यात्री थे। कहाँ पे? तो विश्व में अगर इनकी बात की जाए तो 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। लेकिन इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। इन्होंने 1984 में 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। कब रहे थे? तो 1984 में ये 8 दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। आगे देखते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगर महिला पूछेगा तो कल्पना चावला जी का नाम आएगा, और अगर वहीं पुरुष की बात करते हैं तो राकेश जी का नाम आएगा। अगर बात करते हैं सिर्फ अंतरिक्ष में पूछेगा तो राकेश जी इनसे पहले गए थे। आगे है कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। भारतीय मूल की दूसरी महिला है, और पहली कौन है? तो कल्पना चावला है, और दूसरी सुनीता विलियम्स है। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 138। तो इसमें बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटक नाम से जाना जाता है? चिड़ियाटक नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रणथंभौर का दुर्ग, बी कह रहा है कि मेहनगढ़ का दुर्ग, सी कह रहा है कुंभलगढ़ का दुर्ग और डी कह रहा है कि सोनार किला। अगर हम बात करते हैं 138 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहरगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का दुर्ग। ओके, क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले पेज पे। चलिए देखिए, राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़ियाटक के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग जोधपुर शहर में स्थित है। तो यह दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर में। यह किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना जोधपुर शासक राव जोधा ने की थी। तो इसका जो शासक थे वो कौन किए थे? जोधपुर के शासक जो थे राव जोधा ने नींव डाली थी और जसवंत सिंह ने इसे पूर्ण कराया था। तो नींव किसने डाली? तो राव जोधा ने, जो कि जोधपुर के शासक थे, और पूरा किसने कराया? तो जसवंत सिंह ने इसको क्या कराया था? पूरा कराया था। आगे देख लीजिएगा, रणथंभौर का दुर्ग की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर राजस्थान में पड़ता है। ये सवाई माधोपुर जगह का नाम है। कुंभलगढ़ का किला जो कि राजसमंद में पड़ता है, ये भी राजस्थान में राजसमंद जिला है। ओके, सवाई माधोपुर भी क्या है? जिला है, याद रखिएगा। सोनार किला जैसलमेर में पड़ता है, जो कि जैसलमेर की अगर हम बात करें तो ये भी राजस्थान का एक जिला है। तो इस तरीके से ये बाकी दुर्ग भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो क्या यह 22 मई को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है और 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जल दिवस का तो ये मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह जल संरक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विश्व जल दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञात हो कि इस वर्ष रियो डी जेनेरो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा, वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे जो है कि दिवस देखने को मिल जाएंगे जो कब कब मनाए जाते हैं। एक तो आप जल दिवस जो होता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाई जाती है। विश्व गैंडा दिवस तो ये भी आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर वहीं बात करते हैं हम किसकी? पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस आप कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो ये भी आप याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको हो सकता है कि बन जाए, ऐसे क्वेश्चन बनने के काफ़ी संभावनाएं होती हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है? बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पेप्सिन, बी कह रहा है ट्रिप्सिन, सी कह रहा है लैक्टेज और डी कह रहा है कि टाइलिन। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलन, टाइलिन हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पत्ति पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेट के मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय की एक्सोकाइन ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, और लैक्टेस दूध में पाया जाता है। तो ये कुछ इनके उदाहरण थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। आइए क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा,
क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, तो क्या करता है, हम अब ऑप्शन को देखते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये सिंबल दिया गया है। अब इस सिंबल के बारे में आपको बताना है, ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए यह सिंबल आपको देख रहे हैं, एक बार इसको हम उत्तू भी कर दें, हाईलाइट भी कर दें। ये हम लोगों का सिंबल है, ऐसे करके ऐसे बनाया गया है और ये करके फिर यहाँ पे पाईनुमा ऐसे बनाई गई है। तो यह सिंबल किसका है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चौराहा का, बी कह रहा है कि पैदल पार रथ का, और सी कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का, और डी कह रहा है सकरी पुलिया का। अगर हम बात करते हैं कि यह किसका है, तो यह जो सिंबल है वो है हमारा रेलवे क्रॉसिंग का। किसका है? रेलवे क्रॉसिंग का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण के क्वेश्चन से अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। आइए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दिया है कि यातायात जो संकेत है वो रेलवे क्रॉसिंग को इंगित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 142, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? तो ऊँटों के जो देवता हैं उन कौन से देवता को पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोगा जी, बी कह रहा है रामदेव जी, सी कह रहा है पाबू जी, और डी कह रहा है कि भोसिया जी। अगर हम बात करते हैं तो इनका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पाबू जी को पुकारते हैं। क्या है? पाबू जी जो नाम के देवता हैं इनको ऊँटों का देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग वहाँ पे लोक कथाएँ जो हैं, मान्यताएँ हैं कि पाबू जी जो थे वही राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, पाबू जी राजस्थान में ऊँटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में ऊँटों के बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा की जाती है। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो ये किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोगा जी को। गोगा जी को जाना जाता है तो राजस्थान के ये लोक देवता हैं। और दूसरी बात अगर बात करें तो ये जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 की अगर बात करते हैं तो इसमें है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1962 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1972 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1982 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1992 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1972 में। 1972 में क्या हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आगे देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वर्ष में लागू किया गया था। यह अधिनियम पौधे एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उनमें सुधार कार्य करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो 48A में किया गया है तथा अनुच्छेद 51 को जी में भी किया गया है। आगे देखिएगा, यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। 1972 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में विश्व के कई देशों द्वारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे ना तो बहुत सारे आपको यहाँ पे फैक्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 144। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संस्थान है, वह संगठन है, तो वो क्या है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ICFRE, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि WWF, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि IUCN, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि UNEP। अगर हम बात करते हैं रेड डाटा बुक की, तो रेड डाटा जो बुक करता है वो है IUCN। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, बाकी चलते हैं अगले पेज कीजिएगा। IUCN जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन
कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। इसमें संकटग्रस्त जातियों जैसे पौधे हो गए, पशुओं हो गए, जीव जंतु को रखा जाता है। तो जो संकटग्रस्त में आते हैं उनको इसमें रखा जाता है। आगे देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रकृति के संरक्षण हेतु। फिर दिया है UNEP जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुख्यालय जो है इसका नैरोबी में है। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 145 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि AG ट्रांसले, बी कह रहा है कि व्हीकल, सी कह रहा है कि RH विटेकर और डी कह रहा है कि WG रोजेन। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता, तो जैव विविधता शब्द कौन दिए थे, तो जैव विविधता शब्द दिए थे WG रोजेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि जैव विविधता शब्द WG रोजन ने दिया था, जबकि इसका संकल्प विल्सन ने दिया था। अगर बात करते हैं AG ट्रांसले पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तथा इसे व्यवस्थापित रूप EP ओडम ने दिया था। आगे चलते हैं, जैव विविधता से क्या आशय है उसके बारे में देखिएगा कि जीव जंतुओं पादपों की तुलना बहुलता है, विषम रेखाओं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर कम पाई जाती है। शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। तो ये सारे इसके कुछ फैक्ट थे जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 146। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिवाली, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि होली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महाशिवरात्रि और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रक्षाबंधन। अगर हम बात करते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा को जो मनाया जाता है त्यौहार, वो होता है हम लोगों का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, रक्षाबंधन त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली फागुन मास की पूर्णिमा मनाया जाता है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो ये कुछ इनके फैक्ट हैं, ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। बड़े अच्छे अच्छे उम्दे उम्दे क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे होंगे। चलिए देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला अगर हम बात करते हैं तो सहारिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। वह कहाँ स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो सहारिया जो जनजाति है उसका कुंभ कहाँ लगता है, वह स्थान हमें बताना है, जो कि सीताबाड़ी का मेला है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अरदोड़ प्रतापगढ़, बी कह रहा है कि चौथ का रबड़ा सवाई माधोपुर, सी कह रहा है कि केलाबाड़ बारना और डी कह रहा है कि पुष्कर अजमेर। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केलाबाड़ बरना। ओके, केलाबाड़ बरना हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सी। आइए चलते हैं, देखिएगा सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ है जो 15 दिवसीय केलबाड़ा बरना में लगता है, जो शाहबाद तहसील के अंतर्गत आता है, जबकि पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। यह खास तौर पर ऊँटों और पशुओं का मेला है। कौन, पुष्कर मेला।
और हम बात करते हैं तो यह कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है। चौथा रबड़ा सवाई माधोपुर स्थान में पड़ता है। इस तरीके से ये सारी क्वेश्चन जो आपसे है ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं तो स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान इज, दिया है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है खेजड़ी, बी दिया है नीम, सी दिया है पीपल और डी दिया है आलमस्तार। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है तो वो हम लोगों का हो जाएगा खेजड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, खेजड़ी हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी फली को सारंगी तथा पत्तियों को लूम कहा जाता है। खेजड़ी का अन्य नाम कंछोरा उत्तर प्रदेश, संड पंजाबी, सम्मी और सुमरी गुजरात उर्फ संयुक्त राज्य अमीरात में पुकारा जाता है। इसका व्यापारिक नाम कांडी होता है। क्वेश्चन आज आपको कैसे लग रहे हैं जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये कुछ राजस्थान स्पेशल की तरफ से कुछ क्वेश्चन, इसमें 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक सेट में आपको मिलता है, इसलिए आपको राजस्थान जीके भी कुछ विशेष पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा 149 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रेनिन, बी कह रहा है लाइपेज, सी कह रहा है ट्रिप्सिन और डी कह रहा है कि एमाइलेज। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा स्रावित नहीं होता है अग्नाशय द्वारा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, रेनिन। रेनिन इज द करेक्ट ऑप्शन। यह अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, बाकी ये तीनों के तीनों होते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, रेनिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। यह अमाशय में पाए जाने वाली जठर ग्रंथियों से स्रावित होती है, ताकि दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल दे। तो इस रेनिन का आप लोग काम देख रहे हैं कि क्या है। आगे देखिएगा लाइपेज का वसा को तोड़ने के लिए, ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए, और इमाइलेज की अगर हम बात करते हैं तो एक एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। ओके, इस तरीके से आप ये भी याद रखिएगा। आइए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगले सेशन से अगले में स्टार्ट करेंगे। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गांगेय डॉल्फिन, बी कह रहा है कि व्हेल और सी कह रहा है लॉयन और डी कह रहा है कि चिंकारा। अगर हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो जो जलीय जीव है हम लोगों का, वो है हम लोगों का डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो गांगेय डॉल्फिन भारत का जलीय प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। इसकी गिनती और आबादी को देखते हुए वर्ष 2010 में भारत सरकार ने डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय मानते हुए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। आगे देखिएगा व्हेल सबसे बड़ा जीव माना जाता है, और शेर की अगर हम बात करते हैं तो यह ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने आपके सामने जो है कि 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि ईवीएस के 15 क्वेश्चन बच गए थे, वो हम लोगों ने आज उसको कंप्लीट कर लिया। सेशन को मैं यही विराम देता हूँ। आपके कितने क्वेश्चन इसमें कंप्लीट आपने किया है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।